आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में कई यात्रियों के असमय निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस हृदय विदारक हादसे में दिवंगत यात्रियों और क्रू मेंबर्स के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिवारजनों को एक असीम पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आपको बताते चलें कि दर्दनाक अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लान जो है वो क्रैश हो गया था, जिसको लेकर सीएम धामी ने विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने क्रैश हुए एयर इंडिया फ्लाइट के पीड़ितों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए एकमात्र जीवित यात्री से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, स्थानीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने हादसे के बारे में उन्हें जानकारी दी है। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने दुख भी व्यक्त किया है। दरअसल आपको बताते चलें कि भीषण हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत कुल 266 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 241 लोग विमान में सफर कर रहे थे। बाकी हताहत लोग विमान की क्रैश होते ही मेघारी नगर उत्तराखंड के शांत पहाड़ों के बीच में बसे चारधाम मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पूजनीय आध्यात्मिक स्थल है। प्रत्येक मंदिर अलग अलग धार्मिक मान्यता और महत्व को दर्शाता है, जो दिव्य आशीर्वाद की तलाश में अनगिनत तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। परंपरा के अनुसार चारधाम यात्रा घड़ी की सुई की दिशा में की जानी चाहिए, जो कि यमुनोत्री से शुरू होती है। और नैनीताल, मसूरी जैसे कई पर्यटन स्थल हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड में पूरे देश से आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों की संख्या करोड़ों में होती है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड को उसकी जनसंख्या के हिसाब से केंद्र से सहायता न दी जाए, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उत्तराखंड में कई करोड़ लोग बाहर से आते हैं, जिनका भार भी राज्य पर पड़ता है। हाँ, हमने उनको यही कहा था। अभी हमारे 16वां फाइनेंस कमीशन अभी आया था। उस 16वें फाइनेंस कमीशन में हमने अनुरोध किया है उनसे कि हमें जो है आप हमारा मापक केवल इस आधार पर मत करिए कि हम कितने लोग हैं, हमें कितने लोगों के लिए इस प्रकार की अवस्थापना करने पड़ते हैं, उसके आधार पर हमको दीजिए। नीति आयोग में भी ये बात रहती है और भारत सरकार में भी इस बात को बहुत भली भांति लोगों को अच्छे से ध्यान में आ गई है कि ये हमारी चुनौती है। का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुप्तकाशी और ज्योतिमठ में एक्सिस बैंक की नई शाखाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया है, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि इससे सीमांत क्षेत्रों में आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का भी विस्तार होगा। ये कदम वित्तीय समावेशन साथ ही क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करेगा। गुप्तकाशी और ज्योतिर्मठ दोनों ही चारधाम यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। इन स्थानों पर बैंकों की शाखाएं खुलने से स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं को भी सहायता मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सभी बैंकों के आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी हर संभव मदद करेगी। कैचीधाम आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने वर्चुअल शुभारंभ किया है और यहां पर वर्चुअल शुभारंभ करते हुए क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कई द्वार जो है वो खुलेंगे। एक्सिस बैंक की नई शाखाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम धामी ने वर्चुअल शुभारंभ करने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि नई दिशा में
फिर से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। एक्सिस बैंक की नई शाखा का शुभारंभ करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां पर पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। कैचीधाम के जाम से जल्द राहत मिलेगी। 4 माह से तैयार होगा कैचीधाम बाईपास, जाम से स्थायी राहत का किया गया दावा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बड़ा ऐलान किया है। कैचीधाम बाईपास निर्माण को पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी दी गई है और जाम से स्थायी राहत का दावा भी किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कैचीधाम के जाम से जल्द निजात मिलेगी, कैचीधाम के जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। 4 महीने में तैयार होगा बाईपास, जाम से स्थायी राहत का दावा किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने एक ऐलान भी करा और ऐलान करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। दरअसल लगातार कैचीधाम में भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस दौरान यहां पर कैचीधाम से जाम से राहत मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने ये बड़ा ऐलान किया है। कैचीधाम के जाम से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जताई है और कहा कि जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है और बाईपास कैचीधाम का तैयार हो जाएगा। इस दौरान आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी ज्यादा लाभ होगा और जाम से उन्हें नहीं जूझना पड़ेगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल जल्द ही बाईपास मिल जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही, जहां पर 15 से 30 जून तक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों को केंद्र और राज्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। 15 से 30 जून तक चलेगा विशेष शिविर। 62 ग्राम पंचायतों में होंगे शिविर, 4 विकास खंड होंगे शामिल। 17 विभागों की सक्रिय भागीदारी भी रहेगी। पीएम आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान योजनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। दरअसल श्रम विभाग ने बाल श्रम रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। जनजातीय समुदायों को योजनाओं से जोड़ने का बड़ा प्रयास भी देखने को मिला है। दरअसल शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 17 विभागों की सक्रिय सदस्य भी रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर 15 से 30 जून तक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। अनुसूचित जनजाति को केंद्र और राज्य सरकार से मदद मिलेगी। तो वहीं प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अनुसूचित जाति प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अनपिछड़ा वर्ग आरक्षण अब पंचायतों में 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, चुनाव से संबंधित रणनीति बनाने में जुटी है। बीजेपी को उम्मीद है कि निकाय चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव भी जीतने में सफल रहेगी। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार में पंचायत में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। आरक्षण के विषय पर कांग्रेस शासन के निर्णय का स्वागत करती है, उम्मीद करती है कि अब तय समय पर सरकार चुनाव कराने का काम करेगी। बीडीसी चुनाव लड़ेगा और जैसे पिछली बार हमने सभी विकास खंडों में, अधिकतर विकास खंडों में हमने अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए थे, जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराया था। इस बार हम 100% जिला पंचायतों को अधिकतम ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हम अपने ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। ये तो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ तो जैसा मर्जी वैसे कर दो। सरकार ने जो है, जो लोग जिनका निर्वाचन समाप्त हो गया था, अवधि समाप्त होगी, उन्हीं को प्रशासक बना दिया। ये तो ये स्थिति हो गई कि अगर प्रदेश के अंदर विधानसभा भंग हो जाए या विधानसभा किसी तरीके से जो है वहां पर सरकार गिर जाए, तो उस अवधि में कह दी कि क्या नाम राज्यपाल शासन तो होगा, लेकिन विधायकों को जो है अधिकार मिलेगा। ऐसा कभी ये काम सरकार ने असंवैधानिक कार्य करने का काम किया। उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है।
ये किसी से छिपाओ नहीं है, आपकी भी जानकारी में, लेकिन आप लोग बोलते नहीं, हम बोल लें। उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। अब उसके बाद जो है, अब जब दोबारा प्रशासक की अवधि बढ़नी थी तो अब आपने जो है अधिकारियों को ये कार्यभार दे दिया। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो, और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिलाधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल की विविधता स्वीकृति मिलने के बाद में इसी सत्र से उसकी क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अपने कैंप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि सेंट्रल स्कूल की कक्षा 1 से 5 तक क्लासेस इसी सत्र में शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और उधर दूसरी ओर पूर्व सैनिकों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। मैं बहुत आज प्रसन्नता से आप सभी को, कोटद्वार को, पौड़ी गढ़वाल को और पूरे गढ़वाल इलाके को बताना चाहूंगी कि केंद्र विद्यालय, जिसके लिए हम लोग सभी प्रयासरत थे और बहुत समय से प्रयासरत थे, आज उसका जीओ आया है, जो कि हमें कह रहा है कि हम पौड़ी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ललवली में आपको बताते चलें कि ताला लटका मिला है। दरअसल जिसके आसपास क्षेत्र के अस्पताल पहुंचे मरीजों को बिना उपचार बैरन घर लौटना पड़ा। वहीं मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नर्स से अस्पताल आते समय रास्ते में चाबी खो गई थी, जबकि नर्स से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साढ़े 9 बज गए, लोग आ जाते हैं। मैं यहाँ पे मंडल महामंत्री हूँ और हमारे यहाँ पे अभी 4-5 मरीज ऊपर गए मार्केट में,
उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी तक ताला नहीं खुला, 9:30 बज गए यहाँ पे। तो अभी हमने अपने जिलाध्यक्ष जी से ये बात कही थी यहाँ पे कि हमारा लवाली केंद्र में कि डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है और स्थिति इतनी बुरी है यहाँ पे, अभी तक तो कोई ताला नहीं खुला यहाँ पे। हमारे जिलाध्यक्ष माननीय जिलाध्यक्ष जी ने भी सीएमओ मैडम से बात की थी और अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने कहा यहाँ पे हमारे जो एक वार्ड बॉय थे वो यहाँ पे टाइम पे आते थे, उनकी उन्होंने ड्यूटी लगवा दी। तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। और 9:30 लगभग साहब देखे कि डॉक्टर ने तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे हमारे गाँव का लोग का जाला दिन मतलब है कि नहीं पूछना कि बनो नीचे हम तो सुविधा होने से सुविधा होने से। हाँ जी, और क्या, ये तो कुछ भी नहीं आता। न डॉक्टर भी नहीं चिकमा तो फायदा क्या हुआ, हॉस्पिटल खोली था। हाँ सही बात, फायदा क्या है हॉस्पिटल में। हाँ डॉक्टर जी, आप कितना बजे आएगा आप? 8 बजे करीब आ गए। अच्छा 8 बजे बेटी बैठे आप? लगभग 9:30 होने जन तीन डॉक्टर नहीं कमा ताल भी लगे तो बड़े दुर्भाग्य छो हमारे। बहुत कुछ दुर्भाग्य नहीं, बहुत कुछ। हाँ जी, जैसे हम स्वास्थ्य केंद्र का भरोसा भी होला तो मुरझोला। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। बाकी क्या बोल सर नेता लोग हम वोट मांगने आना बेटा, हम बोलना नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बात नहीं। वो लेटा था छन नेता छन्नी वो लेटा छन। हाँ वो लेटा होता ही ज्यादा वो का है कारण ये सब जो वो छन लापरवाह हुई। जी, मेरे को भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आज मेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाली जो है वहां पे कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, वहां पे ताला लगा हुआ था। अगर देखा जाए तो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी कर्मचारी वहां पे तैनात हैं। वार्ड बॉय है, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है और हमारे डॉक्टर भी हैं और इसके अलावा वहां पे होम्योपैथी के डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी तैनात हैं। जो हमारे वार्ड बॉय हैं वो अभी 4 धाम यात्रा पे गए हैं, तो जो वहां की चाबी और ताला है उसका अभी सारा जो व्यवस्था है वो हमारी वहां की स्टाफ नर्स करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो आज घर से आते हुए उनके द्वारा जो है चाबी कहीं पे गिर गई थी, इसी वजह से आज ताला नहीं खुल पाया। जो हमारे फार्मासिस्ट हैं मिस्टर प्रदीप जो है वो 5 दिन की छुट्टी हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से लेके स्वीकृत करा के गए हुए हैं, जबकि हमारे होम्योपैथी के जो डॉक्टर साहब है उनकी अन्यथा कहीं ड्यूटी लगी हुई है। वहां पे जो डॉक्टर साहब है डॉक्टर गौतम जो है वो 2 तारीख से अभी तक चिकित्सालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। उनकी तरफ जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी तरफ से डॉक्टर गौतम की शिकायत मुझको प्राप्त हो चुकी है और मेरे द्वारा इसमें कार्रवाई कर दी गई है। और ये 9:15 तक यहाँ पे यार रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। भूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों
पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। इसके बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने जनपद भ्रमण रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय में जनपद स्तरीय पदाधिकारियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक उतारने पर काम कर रही है और साथ ही भगवान केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। परिणाम स्वरूप 1 माह में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। कार्य 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हम प्रेस के माध्यम से पूरे देश को, पूरे उत्तराखंड को बताना चाहते हैं कि ये 11 वर्ष गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के रहे हैं। जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, केंद्र में देश के देवतों ने जनता के योगदान से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय एक ऐसा माहौल था देश में कि लोग 2009 से 14 की जो कांग्रेस की सरकार थी, जो करप्शन से ग्रस्त थी, जो टेररिज्म के सामने घुटने टेक रही थी, तो लोग बहुत परेशान थे। और 14 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली देश के प्रधानमंत्री की, उसके बाद से जो देश में बदलाव आया इन 11 सालों में, वो अभूतपूर्व है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि देश में मेक इन इंडिया, देश में डिजिटल इंडिया, देश में यूपीआई पेमेंट्स, देश में मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। हल्द्वानी शहर में जबरन धर्म परिवर्तन और फर्जी दस्तावेजों के सहारे विवाह कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोलानाथ गार्डन निवासी ज्योति अग्रवाल ने मनभूलपुरा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है और साथ ही उन्होंने कहा कि उसके भाई सागर अग्रवाल को एक युवती परहीन ने प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर किया है। फर्जी दस्तावेज बनवाकर उससे शादी कर ली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शादी करने के लिए उसे इस्लाम धर्म अपनाना होगा। इसके बाद सागर ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर अपना नाम सैम अली पुत्र मुन्ना करवा लिया है। साल 2021 में काठगोदाम की एक दरगाह में मुस्लिम रीति रिवाज से उसका विवाह कराया गया और बाद में कोर्ट मैरिज भी की। जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली तो उसने उप जिलाधिकारी कार्यालय में इसकी लिखित शिकायत की है। इसके बावजूद भी सागर ने अपनी बहन को शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और धमकी भी दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गिरोह मैं पहले से कहते आया हूं, एक ऐसा गिरोह हल्द्वानी में सक्रिय है जो हमारे चाहे हिंदू लड़कियां हैं चाहे हिंदू लड़के हैं, उनको टारगेट करके काम कर रहे हैं। इस सिंडिकेट में काठगोदाम के एक मौलाना, सीएससी सेंटर के संचालक, पार्षद वहां के, इन सभी लोगों का एक ग्रुप काम कर रहा है। इस ग्रुप को मेरा क्योंकि एक मात्र एक ही व्यक्ति नहीं है। 21 में इसने तो शादी करी कोर्ट मैरिज फरीन खान से, तो इसने शादी के लिए सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करे थे। हमने इसे बहुत ही रोकने की कोशिश करी, पर इसने ये बोला कि ठीक है मैं शादी उससे नहीं करूंगा, पर इसने फिर भी उससे फर्जी विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया है कि वर्ष 2021 में स्पेशल मैरिज कोर्ट में हल्द्वानी में एक विवाह का कोर्ट हुआ था। उस उक्त विवाह में जो वर है, वर के द्वारा भ्रामक सूचना या अपना नाम बदल के आवेदन किया गया था। जो उसके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय में, जो आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया था, उसमें उसके पिता का नाम जो उसकी बल्दियत थी वो भी गलत थी।
में इतना ही। नमस्कार।